एफबीआई ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए, वो फिर भी भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटीज की नाक खिंची से 3 प्रिजनर आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटे तक जेल अथॉरिटी को कैसे उनके भागने की जर्रा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। ना सिर्फ एफबीआई, यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब भी मिस्ट्री बन चुका है। नाजरीन, पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये छोटा आइलैंड 22 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। अल्कट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल चार्जर्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा के लिए घेरी रखती है। इन सब कंडीशन को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को जेल कटरास का सारा भरम टूटा जब 3 प्रिजनर यहाँ से सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हुए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लेयर एंगलिन आपस में भाई है। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्कट्राज बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया है। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया है। एलन वेस्ट इस जेल में काफ़ी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कई कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज़्यादा मालूम है। अल्कट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 के रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सर से बना ये डमी हेड रख दिया। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिर कर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर प्रिजनर आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की जांच भी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नाम और निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज़ सताई जा रही थी, इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं, 3 प्रिजनर भागे तो भागे कैसे। याद रहे, इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी
के इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने एतराफ़ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था और ये डमी हेड बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर मौका ढूंढकर इस वेंट के इर्द गिर्द सुराख करते। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई सामान रखते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आर्ट के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफ़ी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज़ में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम कराया जाता था। ये चारों प्रिजनर भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ का जायजा भी लिया करते। छत से वो एक और पाइप को यूज़ करके वो नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टॉप करके भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इनफेटेबल राफ्ट भी पहले बना चुका था। ये रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए जाते थे जो बहाने बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज़ भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएंगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि वो प्लेन के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज़ के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहाँ से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज़ के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले बिजनेस को समंदर निकल गया, या एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान ना मिल रहा। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट जहाँ ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उनको कहीं भी ना प्रिजनर मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग भी मिले जिसमें प्रिजनर का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ना। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर राफ्ट से नहीं तो स्विमिंग करके मेनलैंड पहुंच गए, क्योंकि 1962 में इसके के बाद FBI ने इंग्लैंड ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विक्टर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेनर्स के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया उनके भाई सही सलामत मौजूद है और वो उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई है, जो शायद जॉन और क्लेनर्स की भेस बदल के आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा इसके 15 सालों के बाद इंग्लैंड ब्रदर्स के कज़न ने ब्राज़ील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फ़ोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है ये इंग्लैंड ब्रदर्स ही है, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं उनकी एज इंग्लैंड ब्रदर्स से मैच नहीं होती।
ये आखिरी बार था जब इंग्लैंड ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता न चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक यहाँ प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक पी की 19 इलाकों को देख सकते हैं, जहां 60 साल पहले इंग्लैंड ब्रदर्स ब्लैक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।